रोहित युवराज से कहता है, युवराज सर, आप इस वक्त यहाँ? युवराज सुहानी से नजरें हटाकर रोहित की तरफ देखकर कहता है, यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? युवराज को इस वक्त सुहानी को किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, इस वक्त अपने हॉस्टल से बाहर इस लड़के के साथ तुम क्या कर रही हो? युवराज की आंखों में गुस्सा देखकर सुहानी डर गई थी। वो हकलाते हुए कहती है, वो यहाँ मैं। सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वो कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर सुहानी को बैठा देता है। युवराज को ऐसा करते देख रोहित हैरान रह जाता है। युवराज गुस्से में रोहित को देखकर कहता है, कार में बैठो। रोहित भी डरते हुए युवराज की कार में बैठ जाता है। इसके बाद युवराज फुल स्पीड में कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी को इस वक्त युवराज से बहुत डर लग रहा था। वो बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। युवराज रोहित को हॉस्टल ड्रॉप करके सुहानी के हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर वो कार रोक देता है। कार रुकते ही सुहानी बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कार से बाहर निकलती है, युवराज भी बाहर आकर सुहानी के सामने आ जाता है और गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, अगर फिर कभी तुम इतनी रात को हॉस्टल से बाहर दिखी तो अगले दिन से कॉलेज मत आना। सुहानी खामोशी से वहां खड़ी रहती है। युवराज गुस्से में कहता है, अंदर जाओ। सुहानी युवराज से कुछ नहीं कह पाती और खामोशी से हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी जैसे ही हॉस्टल में एंटर करती है तो वो देखती है कि हॉस्टल वार्डन रिसेप्शन के पास खड़ी थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। वार्डन चिल्लाते हुए कहती है, सुहानी शर्मा, इस वक्त हॉस्टल से बाहर लड़के के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वार्डन की आवाज इतनी तेज थी कि हॉस्टल की कई लड़कियां जाग जाती हैं और कुछ रिसेप्शन के पास आ जाती हैं। वो आवाजें सुनकर निशा की नींद खुल जाती है। सुहानी को उस बेड पर ना पाकर निशा भी भागती हुई रिसेप्शन के पास पहुंचती है। वो देखती है वहां वार्डन सुहानी को बुरी तरह से डांट रही थी और सुहानी चुपचाप वार्डन की डांट सुन रही थी। निशा सुहानी को वार्डन से बचाने के लिए बीच में आती है और कहती है, क्या हुआ मैम? इस बात पर वार्डन और गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी रूममेट रात को 3:30 बजे हॉस्टल के बाहर लड़के के साथ घूम रही थी और ये बात मुझे कॉलेज के एक प्रोफेसर से पता चली। इसकी वजह से आधी रात को मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी है। निशा हैरानी से सुहानी को देखती है। वो सुहानी को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे वार्डन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। सुहानी वार्डन को कोई सफाई नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि अगर वो सच बताएगी तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सुहानी खामोशी से अपना सर झुकाए खड़ी थी। निशा सुहानी की तरफ से वार्डन से माफी मांगती है और बात को हैंडल करती है। कुछ देर तक निशा की कोशिश करने के बाद वार्डन कुछ शांत होती है। माहौल ठंडा होने के बाद निशा सुहानी को लेकर कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? अरे, मुझे पहले बता देती तो कम से कम ये ड्रामा तो नहीं होता। और इतनी रात तुझे उससे मिलने जाने की क्या जरूरत थी? तू नहीं जानती क्या कि यहाँ कितना खतरा है? पता नहीं शहर में कितनी आत्माएं मंडरा रही हैं। सुहानी निशा को शांत करते हुए उसे आज रात की सारी बातें बताती है। वो सपना जिसमें कोई एक लड़की को मार रहा था, वो रोहित और युवराज के बारे में भी निशा को बताती है। सारी बातें सुनकर निशा कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा, तो वार्डन से तेरी चुगली युवराज सर ने की? निशा के सवाल पर सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। निशा चिढ़ते हुए कहती है, यार, तू जहाँ भी जाती है ये युवराज सर बेताल बनकर वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? और इतनी रात को वो कार लेकर शहर में क्यों घूम रहे थे? सुहानी निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इस वक्त उसके दिमाग में युवराज की कई बातें चल रही थी। सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर कितने गुस्से में थे।
कहीं वो मुझे और रोहित को गलत तो नहीं समझ रहे थे। अगले दिन संडे था और आज निशा और सुहानी को रोहित से मिलने जाना था। सुहानी और निशा हॉस्टल से बाहर जा रहे थे। तभी हॉस्टल की एक लड़की निशा के पास आकर कहती है, निशा, तुमने सना को देखा क्या? निशा कहती है, नहीं तो क्या हुआ, तुम सना के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो लड़की परेशान होकर कहती है, सना कहीं मिल नहीं रही है, उसका फोन भी रूम में ही है। कल रात वो हमारे रूम में ही सोई थी, लेकिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वो हमारे रूम में नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर सुहानी को कल रात का इंसिडेंट याद आता है। वो उस लड़की को याद करने की कोशिश करती है जिसे उसने सपने में देखा था। सुहानी अपने मन में कहती है, मैंने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था, वो कुछ सना जैसी लग रही थी। सुहानी उस लड़की से कहती है, एक बात बताओ, कल रात सना ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे? वो लड़की कुछ याद करते हुए कहती है, कल रात उसने व्हाइट कलर की नाइटी पहनी हुई थी। अब निशा और सुहानी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। सुहानी निशा को देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैंने सपने में सना जैसी एक लड़की को उस विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो लापता है। कुछ ही घंटों में सना के लापता होने की खबर पूरे हॉस्टल में फैल गई थी। सुहानी और निशा भी ये खबर सुनकर शॉक्ड थे। वो दोनों इसी बारे में बात करते हुए हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। निशा परेशान होकर सुहानी से कहती है, ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तूने सपने में सना जैसी लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो गायब है। सुहानी भी परेशान होकर कहती है, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। था तो वो सपना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा है। निशा डर और हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहती है, अगर वो लड़की सना ही थी तो क्या सना भी मर चुकी है? निशा के इस सवाल से सुहानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सुहानी कहती है, मुझे डर है कि ऐसा ही हुआ है। सुहानी के इस जवाब से दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद सुहानी को एहसास होता है कि हॉस्टल की लड़कियां उसे अजीब सी नजरों से देख रही हैं। सुहानी को समझ नहीं आता कि आज लड़कियां इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। तभी एक लड़की सुहानी के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है सुहानी, तुम तो यहाँ सबसे आगे निकली। रात को किस लड़के के साथ बाहर थी? और ये सब कितने दिनों से चल रहा है? उस लड़की से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुहानी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। इससे पहले सुहानी उस लड़की को जवाब दे पाती, निशा उसे डांटते हुए कहती है, संजना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा मुंह खोला ना तो तुम्हारे घर में बता दूंगी कि घर जाने के नाम पर कहाँ और किसके साथ जाती हो। निशा की धमकी सुनकर वो लड़की डर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, सुहानी, तू इनके बारे में मत सोच, ये लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। सुहानी उदास होकर बस हाँ में अपना सिर हिला देती है और निशा के साथ रोहित से मिलने के लिए निकल जाती है। रोहित और विवेक एक ही हॉस्टल में रहते थे। आज कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक रोहित से मिलने वाले थे। सुहानी और निशा कॉलेज पहुंचकर गार्डन की तरफ जाती हैं। थोड़ा नजदीक जाने पर उन्हें गार्डन में सिर्फ विवेक दिखाई देता है, रोहित नहीं। विवेक के पास पहुंचकर निशा उससे कहती है, ये रोहित कहाँ है? विवेक निशा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आज सुबह ही वो अपने घर चला गया। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। विवेक अपना मुंह बनाकर उससे कहता है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आज सुबह जब मैं रोहित से मिलने उसके रूम में गया तो वो हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने कहा घर में एक इमरजेंसी आ गई है और वो चला गया। रोहित का अचानक से चले जाना सुहानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कल तक तो रोहित अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सुहानी की मदद चाहता था,
और आज वो बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। ये बात सुहानी को परेशान कर रही थी। उसे शक हो रहा था कि जरूर कुछ तो गलत है। आज कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के काम से कॉलेज आए हुए थे। निशा, विवेक और सुहानी गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। तभी सुहानी नोटिस करती है कि पास खड़े हुए कुछ लड़के सुहानी की तरफ देखकर उसी तरह हंस रहे हैं जैसे हॉस्टल की लड़कियां हंस रही थीं। सुहानी और निशा को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लड़के इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी विवेक थोड़ा एम्बेरस होकर कहता है, कल रात तुम किसी लड़के के साथ हॉस्टल से बाहर थी। ये बात किसी ने बॉयज हॉस्टल में भी फैला दी है। अब निशा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सब युवराज सर की वजह से हुआ है। उन्हें क्या जरूरत थी चुगलखोर आंटी बनने की। विवेक को भी निशा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। सुहानी को इससे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। इस वक्त वो बस कॉलेज से चले जाना चाहती थी। तभी एक लड़का सुहानी के पास से गुजरते हुए कहता है, कैसी कैसी लड़कियां आ गई हैं कॉलेज में, इनके लिए तो दिन भी कम पड़ जाते हैं। ये सुनकर निशा का खून खौल जाता है। वो उस लड़के को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। सुहानी और विवेक उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं। सुहानी अब बहुत दुखी हो गई थी। वो तीनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो लड़का जो अभी अभी सुहानी पर कमेंट्स पास कर रहा था, अपने दो दोस्तों के पास जाकर सुहानी का मजाक उड़ाने लगता है। वो लड़का कहता है, यार मैं पिछले कई महीने से सुहानी पर ट्राई मार रहा था, लेकिन ये तो किसी और के साथ ही निकल गई। दूसरा लड़का कहता है, आई तो मैंने भी किया था, क्या करे, लड़की है ही इतनी कमाल की। इसके पीछे तो कॉलेज के कई लड़के लगे थे, लेकिन पता नहीं किसकी लॉटरी लग गई। पहला लड़का कहता है, लॉटरी तो लगी है भाई। लड़की आधी रात को हॉस्टल से चुपचाप निकलकर उससे मिलने जो जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़के वहीं खड़े हंस ही रहे थे। तभी अचानक से सभी की हंसी बंद हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सामने युवराज खड़ा उन्हें देख रहा था। युवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी खतरनाक आंखें सभी को डराने के लिए काफी थीं। युवराज चलकर उस लड़के के पास जाता है जिसने अभी अभी सुहानी पर कमेंट किया था। युवराज को अपने पास आते देख डर से उस लड़के के हाथ पैर कांपने लगते हैं। युवराज उस लड़के के कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर कहता है, तुम कुछ कह रहे थे? वो लड़का हकलाते हुए कहता है, नहीं सर, मैं कुछ। इससे आगे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। युवराज उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहता है, जरूरत से ज्यादा बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो जो मुझे पसंद नहीं होता उसके साथ मैं क्या करता हूँ। युवराज का गुस्सा देखकर उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। वो अपनी आंखों में डर लिए युवराज को देख रहा था। क्या वो लड़का युवराज के गुस्से का शिकार हो जाएगा? क्यों हर बार युवराज सुहानी को बचाने पहुंच जाता है? ये इत्तेफाक है या कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अब तक वो लड़का पसीने से लथपथ हो चुका था। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए युवराज से कहता है, यस सर। युवराज एक नजर वहाँ खड़े सभी लड़कों को देखकर वहाँ से चला जाता है। युवराज की वो एक नजर ही सभी लड़कों की हालत खराब करने के लिए काफी थी। वो समझ गए थे कि अब अगर उन्होंने किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा पाएगा। सुहानी, निशा और विवेक को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए शाम हो जाती है। सुहानी और विवेक पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन निशा उन दोनों के साथ बैठकर बोर हो रही थी। उसने कई बार वहाँ से बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे वहाँ से जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद सुहानी और विवेक की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो तीनों गेट के पास पहुँचे ही थे, तभी सुहानी की नजर युवराज पर जाती है, जो उससे कुछ दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर सुहानी निशा और विवेक से कहती है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं भी साथ आती हूँ।
निशा कहती है, नहीं, अभी नहीं। सुहानी जवाब देती है। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ बढ़ जाती है। निशा भी सुहानी के पीछे जाती है, लेकिन विवेक उसे रोक लेता है। युवराज वहाँ किसी आदमी से बात कर रहा था। युवराज के पास पहुंचकर सुहानी उसका हाथ पकड़ती है और एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाकर उसे गुस्से से देखने लगती है। युवराज एक्सप्रेशनलेस होकर सुहानी को देखता है, जैसे उसे सुहानी से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। सुहानी युवराज पर बरसते हुए कहती है, मिस्टर युवराज दीवान, आप समझते क्या हो खुद को? बिना कुछ जाने समझे वार्डन से आपने क्या क्या कह दिया। आपकी वजह से यहाँ सब मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। युवराज सुहानी की बात बिल्कुल शांत होकर सुनता है। सुहानी की बात पूरी होते ही युवराज उसे इग्नोर करते हुए फिर से उस आदमी से बात करने लगता है। जो आदमी इस वक्त युवराज से बात कर रहा था, वो आदमी हैरानी से ये सब देख रहा था। आज पहली बार उसने किसी को युवराज दीवान के साथ ऐसी बदतमीजी करते देखा था। युवराज की इस हरकत से सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो फिर से युवराज की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुहानी की चीख निकल जाती है और वो अपना हाथ पीछे लेती है। युवराज भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिखने लगा था। युवराज की कलाई को छूने पर सुहानी का हाथ जल गया था। सुहानी हैरान थी, लेकिन युवराज सुहानी के हाथ को देख रहा था, जिसमें अब छाले पड़ गए थे। सुहानी घबराकर वहां से चली जाती है। युवराज सुहानी का गुस्सा अच्छे से समझ रहा था। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका मजाक बने और लोग सुहानी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। लेकिन पता नहीं क्यों, जब उसने कल रात सुहानी को किसी और के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में ही उसने वार्डन को कॉल कर दिया। युवराज को एहसास था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अभी ये नहीं पता था कि गुस्से में लिया गया उसका ये फैसला सुहानी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। एक ऐसी मुसीबत जो हॉस्टल में उसका इंतजार कर रही थी। सुहानी विवेक और निशा के साथ कॉलेज से बाहर निकल जाती है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, तुम युवराज सर से मत उलझो। टेक्निकली वो हमारे प्रोफेसर नहीं है, ये सिर्फ उनकी हॉबी है। युवराज सर दीवान एम्पायर के इकलौते वारिस हैं और सच कहूँ तो इस वक्त पूरा दीवान एम्पायर वही चला रहे हैं। हम उनकी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। निशा भी विवेक की बात से सहमत थी। सुहानी उनकी बातें सुनती है और उदास मन से हॉस्टल की तरफ चलने लगती है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी और निशा देखते हैं कि हॉस्टल के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस को देखकर निशा कहती है, शायद ये सना के मिसिंग केस के लिए यहाँ आए हैं। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों कुछ दूर रुककर वहाँ आई पुलिस को देखने लगते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर सुहानी की तरफ आकर उससे कहता है, मिस सुहानी शर्मा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी दोनों चौंक जाते हैं। सुहानी इंस्पेक्टर से कहती है, लेकिन सर, मुझे पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा? इंस्पेक्टर सीरियस होकर सुहानी से कहता है, मिस सुहानी, कल रात से मिस सना मिसिंग है और कल रात आप भी हॉस्टल से बाहर थी। मुझे याद है, जिस रात मिस मैरी का मर्डर हुआ था, उस रात भी आप पुराने रोड के पास थी। हमें इस मिसिंग और मर्डर केस में आप पर शक है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सुहानी और निशा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर सुहानी के साथ हो क्या रहा है और वो अब क्या करे। निशा इंस्पेक्टर से कहती है, सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सुहानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो किसी का मर्डर कभी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर सख्ती से कहते हैं, ये पता लगाना हमारा काम है। निशा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आपको मर्डरर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मर्डरर बना दोगे। इंस्पेक्टर अब निशा को वार्निंग देते हुए कहता है, देखो, तुम हमारे काम में इंटरफेयर मत करो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। निशा और भी गुस्से में कहती है, ये अच्छा है,
अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाए तो उसे आप अरेस्ट कर दो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप इसे कैसे लेकर जाते हो। सुहानी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन निशा को देखकर वो डर जाती है कि निशा अपने लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। सुहानी निशा से कहती है, निशा, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बाहर रहना जरूरी है। अगर तुम भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चली गई तो हमारी मदद कौन करेगा? ये सुनकर निशा शांत हो जाती है और इंस्पेक्टर सुहानी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। निशा ये सब बस देखती ही रह जाती है। वो सुहानी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस सुहानी का इंटरोगेशन शुरू कर देती है। सुहानी पुलिस से बार बार कह रही थी कि उसे सना के मिसिंग होने के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। कुछ देर बाद सुहानी को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। इधर निशा विवेक को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। सुहानी के अरेस्ट होने की बात पूरे कॉलेज में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। निशा और विवेक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो सुहानी को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाकर उनसे कहते हैं, सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सुहानी का सना के मिसिंग होने से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर स्ट्रिक्टली जवाब देते हैं, ये पता लगाना हमारा काम है, हमें अपना काम करने दो। निशा इंस्पेक्टर से कहती है, सर, सुहानी ऐसे लॉकअप में कैसे रहेगी, प्लीज उसे जाने दीजिए। वो इंस्पेक्टर भी काफी समय से शिमला में ही रह रहे थे। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि इन मर्डर्स के पीछे सुहानी का हाथ होना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे एक कंप्लेन मिली थी जिस वजह से सुहानी को अरेस्ट करना जरूरी हो गया था। वो निशा से कहते हैं, अगर तुम्हें सुहानी को रिलीज करवाना है तो तुम्हें उसकी बेल करानी होगी। जाओ और किसी वकील से मिलो, बिना बेल के मैं उसे नहीं जाने दे सकता। इंस्पेक्टर की बात सुनकर निशा और विवेक पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। रात के 8 बज गए थे। इस वक्त उन्हें कोई लॉयर मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर थक हार कर विवेक निशा से कहता है, निशा, आज तो कुछ नहीं हो सकता, हमें कल तक का इंतजार करना ही होगा। निशा इसके जवाब में कहती है, हम ऐसे सुहानी को पूरी रात लॉकअप में नहीं छोड़ सकते। अगर रात में उस पर फिर से अटैक हुआ तो? विवेक को भी यही डर था। रात हो चुकी थी। युवराज अपने ऑफिस के मीटिंग हॉल में बैठा था। उस मीटिंग हॉल का माहौल काफी गर्म था। युवराज के वहां होने से सभी की हालत बहुत खराब थी। सभी एक प्रोजेक्ट के बारे में अपना ओपिनियन दे रहे थे, जिसे युवराज बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी युवराज का फोन बजता है। युवराज मीटिंग में होने की वजह से वो कॉल इग्नोर कर देता है। कुछ ही देर में फिर से फोन बजता है। ये देखकर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते हैं। युवराज फोन उठाकर कहता है, सामने से एक आदमी की आवाज आती है, मिस्टर दीवान, सुहानी शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उस आदमी की बात सुनते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। आज की रात सुहानी की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने सुहानी को बहुत परेशान किया था। लॉकअप में बंद सुहानी कई घंटों से रो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं उसके मम्मी पापा को उसके अरेस्ट होने के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। बार बार यही ख्याल उसे परेशान कर रहा है। लॉकअप के अंदर सुहानी बिल्कुल अकेली थी। पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 कांस्टेबल थे, बाकी सब अपनी ड्यूटी करके घर जा चुके थे। सुहानी लॉकअप के एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल लॉकअप के अंदर आती है और खाने की थाली सुहानी के सामने रखकर कड़क आवाज में कहती है, ले लड़की, खाना खा ले। ये कहकर वो लॉकअप से बाहर चली जाती है। सुहानी उस थाली को देखती भी नहीं। उसे इस वक्त अपनी हालत पर रोना और उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार युवराज पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे 2 लोगों के बहस करने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आवाजें लॉकअप के बाहर से आ रही थी।
सुहानी उधर देखने के लिए अपना सर उठाती है। वो देखती है कि एक कांस्टेबल किसी लड़के का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और चिल्लाते हुए अपने कलीग से कहता है, लॉकअप का दरवाजा खोल। दूसरा कांस्टेबल कहता है, क्यों? पहला कांस्टेबल कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इस लड़के को अंदर डालना है। दूसरा कांस्टेबल कहता है, अरे तू इसे अंदर नहीं डाल सकता, लॉकअप में पहले से एक लड़की है और इस लड़के ने किया क्या है? पहला कांस्टेबल उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये लड़का अपनी कार से 2 लोगों का एक्सीडेंट करके भाग रहा था। अरे बड़े मुश्किल से मैंने इसे पकड़ा है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए कांस्टेबल उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे लॉकअप की तरफ ले जाता है। वो लड़का उस कांस्टेबल को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? रात का वक्त था और पुलिस स्टेशन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, जिस वजह से उस लड़के का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। कांस्टेबल लॉकअप खोलकर उस लड़के को अंदर धकेलते हुए कहता है, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, 2 दिन लॉकअप में रहेगा तो तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। ये कहकर कांस्टेबल लॉकअप बंद कर देता है और अपने डेस्क के पास जाकर बैठ जाता है। वो लड़का गुस्से से लॉकअप के गेट को जोर से मारते हुए कहता है, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहानी पहले से ही काफी डरी हुई थी और इस तरह से एक लड़के के लॉकअप में आ जाने से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। सुहानी अपने मन में कहती है, क्या मुझे पूरी रात यही इस गुंडे के साथ रहना होगा? ये सोचते हुए सुहानी एक नजर उस लड़के को देखती है। तभी वो लड़का सुहानी की तरफ मुड़ता है। जब सुहानी उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि युवराज दीवान था। सुहानी को समझ नहीं आता कि युवराज लॉकअप में क्या कर रहा है। युवराज फिर से पीछे मुड़कर उस कांस्टेबल को देखता है और अब उसके चेहरे में गुस्से की जगह हल्की मुस्कान थी। कांस्टेबल भी युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर क्या है युवराज के लॉकअप में आने की वजह? क्या ये वजह सिर्फ सुहानी है या है कोई और बात? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज फिर से सुहानी की तरफ मुड़ता है। सुहानी एक कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। युवराज को सुहानी की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुहानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। युवराज नहीं जानता था कि उसने गुस्से में जो हरकत की थी उससे सुहानी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वैसे तो सुहानी युवराज से बहुत गुस्सा थी, लेकिन युवराज के साथ होने पर अब उसे सेफ फील हो रहा था। वो युवराज से अपनी नजरें हटाकर उसी कोने में खामोशी से बैठी रहती है। युवराज भी सुहानी से थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो कांस्टेबल युवराज को अरेस्ट करके लाया था वो लॉकअप के पास आता है और युवराज के हाथ में एक पार्सल दे देता है। युवराज वो पार्सल लेकर सुहानी के पास आता है और वहीं बैठ जाता है। सुहानी उसे गुस्से और हैरानी से देखने लगती है। युवराज बिना कुछ कहे वो पार्सल खोलना शुरू कर देता है। सुहानी नहीं जानती थी कि युवराज कर क्या रहा है। जब युवराज वो पार्सल पूरा खोल लेता है उसमें खाना था। युवराज खाना सुहानी की तरफ बढ़ाकर कहता है, खाना खा लो। सुहानी गुस्से से अपनी नजरें फेर लेती है। युवराज को सुहानी के इसी रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन वो जानता था कि इस बार गलती उसकी है। युवराज के कुछ पल के गुस्से की वजह से सुहानी लॉकअप तक पहुंच गई थी और पूरी रात उसे लॉकअप में ही गुजारना था। युवराज जानता था कि वो साया सुहानी के पीछे पड़ा है और लॉकअप में वो फिर से सुहानी को मारने की कोशिश कर सकता था, इसीलिए युवराज वहां आ गया था। युवराज स्पून में खाना लेकर सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आई सेड खाना खा लो। सुहानी गुस्से में कहती है, मुझे नहीं खाना। सुहानी का ये एटीट्यूड देखकर भी युवराज शांत ही रहता है। युवराज कहता है, मैंने कहा ना तुम। युवराज इतना ही कह पाया था
कि सुहानी उस पर बरसते हुए कहती है, आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही है, और अब मुझे सिंपैथी दिखाने आ गए। युवराज गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ, देखो, मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मेरी वजह से तुम्हें पहले ही बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सुहानी कहती है, ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। युवराज कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? सुहानी उससे अपनी नजरें फेर कर कहती है, हाँ। युवराज कहता है, सोच लो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं 1 सेकंड में यहाँ से निकल सकता हूँ, फिर तुम्हें पूरी रात इस लॉकअप में अकेले रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ये पुलिस वाले किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके यहाँ तुम्हारे साथ बंद कर दें। सुहानी अब सोच में पड़ जाती है। वो जानती थी कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। सुहानी युवराज से कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उसके यहाँ होने से सुहानी सेफ फील कर रही थी। युवराज कहता है, अगर 15 मिनट में तुमने ये खाना खत्म नहीं किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुहानी घूरकर युवराज को देखती है। एक तो उसने सुहानी को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था और अब उसे वार्निंग दे रहा था। युवराज जानता था कि सुहानी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुहानी को खामोश देख युवराज उससे कहता है, 15 मिनट्स, फिनिश इट। सुहानी अभी भी गुस्से में थी। वो खाने की तरफ देखती है और फिर मजबूरी में वो खाना खाने लगती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर युवराज सच में चला जाता है तो सुहानी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। सुहानी को खाते देख युवराज थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। युवराज चाहता तो 1 मिनट में सुहानी को लॉकअप से बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त सुहानी नाराज थी और वो युवराज की मदद लेने के लिए तैयार नहीं होती। सुहानी आज बहुत थक गई थी। खाने के बाद वो लॉकअप की दीवार पर अपना सर टिकाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। युवराज थोड़ी दूर बैठा सुहानी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सोते हुए सुहानी का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ देर बाद सुहानी के चेहरे पर शिकन आने लगती है। आज सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। मिशन वेल के पास सफेद कपड़े पहने वही लड़की खड़ी थी जिसे सुहानी ने कल रात रोड पर देखा था। अभी भी सुहानी को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस लड़की के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा उस बूढ़ी औरत की तरफ ही था। वो लड़की धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ती है और उनकी गर्दन पकड़कर उनका गला दबाने लगती है। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की पकड़ में छटपटा रही थी और उनका दम घुट रहा था। कुछ ही देर में उस लड़की की उंगलियों से बड़े बड़े नुकीले नाखून निकलते हैं और उस बूढ़ी औरत की गर्दन में घुस जाते हैं। वो औरत कुछ देर तक तड़पते हुए अपना दम तोड़ देती है। ये देखते ही सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। आंखें खोलते ही सुहानी बेचैन हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इस ठंड में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। युवराज, जो अभी तक सोती हुई सुहानी को देख रहा था, उसके ऐसे जागने से परेशान हो जाता है। वो फौरन सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहानी उस सपने से इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद सुहानी हकलाते हुए कहती है, वो लड़की, वो मिशन, उसने मार दिया। युवराज सुहानी का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, सुहानी, मेरी तरफ देखो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी वो उतनी ही बेचैन लग रही थी। युवराज आगे कहता है, एक लंबी और गहरी सांस लो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज सुहानी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो।
अब मुझे बताओ क्या हुआ। युवराज को वहां देखकर सुहानी शांत होने लगती है। वो इतना तो जानती थी कि अगर युवराज उसके साथ है तो कोई खतरा उसे छू भी नहीं सकता। सुहानी युवराज की आंखों में देखकर थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, आज रात विशिंग वेल के पास फिर से एक मर्डर हुआ है। उसने एक बूढ़ी औरत को मार दिया। युवराज चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता कि आज वहाँ मर्डर हुआ है? सुहानी कहती है, कल रात मैंने सपने में एक लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था। उस साय ने लड़की पर हमला किया था। वो लड़की बिल्कुल सना की तरह लग रही थी और आज सुबह से सना गायब है। अभी मैंने फिर से सपने में देखा कि वहाँ एक और मौत हुई है, एक बूढ़ी औरत की मौत। युवराज अभी भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी कहना क्या चाहती है। युवराज उसे समझाते हुए कहता है, तुम पहले शांत हो जाओ और फिर मुझे पूरी बात बताओ। सुहानी युवराज को कल रात की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो आधी रात में रोड पर पहुंच गई थी और उसने एक लड़की को देखा। सुहानी पूरी बात बताकर युवराज से कहती है, कल अगर वक्त पर रोहित नहीं आता तो शायद वो मुझे भी मार देती। कल रात उसने मेरी जान बचाई थी और आपने पता नहीं क्या समझ लिया। आपकी वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बन गया है और मैं यहाँ लॉकअप में हूँ। अब युवराज को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देता। युवराज आज लॉकअप में पुलिस को पैसे देकर आया था, जिससे वो सुहानी के साथ रहे और सुहानी लॉकअप में सेफ रहे। अब युवराज के मन में एक सवाल आ रहा था, क्या सच में सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही सोचते हुए युवराज और सुहानी की पूरी रात बिना सोए ही कट जाती है। अगली सुबह एक कांस्टेबल भागते हुए पुलिस स्टेशन में आता है। वो इंस्पेक्टर के पास आकर कहता है, सर, कल रात फिर से पुराने रोड के पास एक मर्डर हुआ है। उस कांस्टेबल की बात सुनकर वहाँ सभी लोग सकते में आ जाते हैं। वो सब सुहानी को देखने लगते हैं। उनमें से एक कांस्टेबल कहता है, ये लड़की तो रात भर से यही है, तो फिर कल रात वो मर्डर किसने किया? युवराज भी ये सुनकर चौंक गया था। वो अपने मन में कहता है, तो क्या सुहानी सच कह रही थी? क्या उसने वाकई ये मर्डर सपने में देखा था? युवराज ये सोच ही रहा होता है, तभी इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है, मर्डर किसका हुआ है? कांस्टेबल कहता है, सर, एक बूढ़ी औरत है। ये सुनकर युवराज की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी डर और गुस्से से युवराज को ही देख रही थी। युवराज फौरन सुहानी के पास जाकर उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम इन मर्डर्स को कैसे देख सकती हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास खुद इसका कोई जवाब नहीं था। इतने में निशा और विवेक एक वकील को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सुहानी को बेल मिल जाती है और पुलिस उसे छोड़ देती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन से चली जाती है। युवराज परेशान होकर वहीं लॉकअप में ये सब सोच रहा था। तभी इंस्पेक्टर की नजर युवराज पर पड़ती है। वो इंस्पेक्टर युवराज को लॉकअप में देखकर डर जाता है। इंस्पेक्टर युवराज के पास जाकर घबराते हुए कहता है, मिस्टर दीवान, आप? इंस्पेक्टर ये सोचकर ही डर रहा था कि आखिर युवराज दीवान को अरेस्ट करने की हिम्मत किसकी हुई। जिसने भी ये काम किया हो, लेकिन उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ सकती थी। युवराज हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान था और किसी के लिए भी उसे हाथ तक लगाना नामुमकिन था। इंस्पेक्टर यही सब सोचते हुए लॉकअप खोलता है। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ कह पाता, युवराज तेज कदमों से वहां से चला जाता है। अब वहां कोई भी युवराज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर पुलिस स्टेशन से निकलकर सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में आ गए थे। सुहानी अभी बहुत परेशान लग रही थी। निशा और विवेक को सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि सुहानी पुलिस के टॉर्चर और लॉकअप में रात बिताने की वजह से परेशान है।
लेकिन वो नहीं जानते थे कि सुहानी की परेशानी की वजह कुछ और ही है। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, सुहानी तू ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया? सुहानी इसका कोई जवाब नहीं देती। निशा और विवेक सुहानी के इस बर्ताव से और भी परेशान हो जाते हैं। दोनों एक के बाद एक करके कई सवाल सुहानी से करते हैं, लेकिन सुहानी उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहानी आंखों में खौफ लिए निशा और विवेक की तरफ देखकर कहती है, कल रात मैंने सपने में विशिंग वेल के पास एक बूढ़ी औरत का मर्डर होते देखा। निशा भी उन्हीं नजरों से सुहानी को देखते हुए कहती है, और सुहानी जवाब देती है, आज वहाँ एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक सकते में आ जाते हैं। काफी देर खामोश रहने के बाद विवेक निशा और सुहानी को देखकर कहता है, इसका मतलब सच में सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? क्या है सुहानी के सपनों का राज? क्यों सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? क्या सुहानी और साय के बीच कोई कनेक्शन है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। खामोश रहने के बाद विवेक निशा और सुहानी से कहता है, इसका मतलब सुहानी वाकई विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? निशा अपना सर पकड़कर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सुहानी और उस साई के बीच कोई कनेक्शन है? विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी क्या तुम इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी भी अभी काफी परेशान थी। वो ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, शिमला तो क्या, मैं इससे पहले हिमाचल भी कभी नहीं आई। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, इसका मतलब तुम्हारे और उस मनोज साये के बीच कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। फिर तुम उस साये के शिकार को अपने सपनों में कैसे देख सकती हो? सुहानी विवेक के इस सवाल पर कुछ नहीं कहती। वो यही सब सोचते हुए बस वहाँ बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो तीनों कैफे से बाहर चले जाते हैं। निशा सुहानी को लेकर हॉस्टल आ जाती है। कमरे में आकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू आराम कर, मुझे कुछ जरूरी काम से कॉलेज जाना है। सुहानी कहती है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। निशा सुहानी को मना करते हुए कहती है, अरे नहीं, आज तो आराम कर। वैसे भी पूरी रात लॉकअप में तो सो भी नहीं पाई होगी, तो कल से चलना। सुहानी निशा की बात मान जाती है। वो भी इस वक्त काफी थकी हुई थी। कल सुबह से उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि स्ट्रेस की वजह से उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। निशा सुहानी को हॉस्टल में ही छोड़कर कॉलेज चली जाती है। निशा के जाने के बाद सुहानी अपने बेड पर लेट जाती है और ऊपर चल रहे पंखे को देखने लगती है। सुहानी कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, फिर भी उसकी आंखों से नींद गायब थी। बेड पर लेटे हुए सुहानी युवराज के बारे में सोच रही थी। वो खुद से कहती है, आखिर युवराज सर चाहते क्या हैं? उन्हीं की वजह से कल मैं लॉकअप में थी और वही मेरे लिए लॉकअप भी आ गए। मुझे खाना भी खिलाया और मेरे लिए पूरी रात वहाँ रुके। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? यही सब सोचते सोचते सुहानी की आंख लग जाती है। सुहानी आराम से अपने कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद उस कमरे में कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है और सुहानी की नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठती है और अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी की नजर कमरे की खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कांच किसी के पत्थर मारने से टूटा है। सुहानी अपने बेड से नीचे उतरकर कुछ ढूंढने लगती है। वो देखती है कि नीचे एक पत्थर पड़ा था जिस पर कागज लिपटा हुआ था। सुहानी उस पत्थर को उठाकर उस पर लिपटा कागज निकालकर उसे देखने लगती है। उस कागज में एक मैसेज लिखा था, आज दोपहर 2 बजे मुझसे शहर के बाहर के एनर्जी पार्क में मिलो, रोहित। सुहानी अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता।
सुहानी समझ जाती है कि ये मैसेज रोहित ने उसके लिए भेजा है। वो सोच में पड़ जाती है। विवेक ने तो कहा था कि रोहित सुबह ही अपने घर चला गया, तो फिर ये क्या है? कुछ देर सोचने के बाद सुहानी आगे कहती है, शायद मुझे वहां जाना चाहिए। सुहानी रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर युवराज पुलिस स्टेशन से सीधे अपने घर आता है। अपनी कार पार्क करके युवराज गुस्से में अपने घर के अंदर आता है। अंदर आकर युवराज अपने एक सर्वेंट से पूछता है, डैड कहाँ है? वो सर्वेंट युवराज को इस तरह गुस्से में देखकर डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, युवराज बाबा, बड़े साहब अपनी स्टडी रूम में है। युवराज गुस्से में स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब वो स्टडी रूम के अंदर आता है तो देखता है कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया काउच पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टर यशवंत दीवान कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। युवराज उसी गुस्से से पद्मिनी को देखकर कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मिस्टर यशवंत युवराज की इस हरकत से नाराज होकर उसे कुछ कहते हैं। युवराज, ये क्या तरीका है बात करने का? युवराज कहता है, शायद आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मुझे इसी वक्त आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। मिस्टर यशवंत दीवान आगे कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी पद्मिनी उनसे कहती है, इट्स ओके मिस्टर दीवान, मैं चलती हूँ, आप बात कर लीजिए। पद्मिनी युवराज को एक नजर देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युवराज गुस्से में पद्मिनी से नजरें फेर लेता है। इधर मिस्टर दीवान भी खुद को शांत करते हुए युवराज से कहते हैं, क्या बात है युवराज, तुम परेशान लग रहे हो? युवराज ऊंची आवाज में कहता है, क्या हो रहा है शहर में? मिस्टर दीवान अनजान बनते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है मतलब? युवराज और भी गुस्से से कहता है, आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? पहले यहाँ सिर्फ उन लोगों की मौत होती थी जो रात में पुराने रोड पर जाते थे, लेकिन अब लोग कहीं से भी गायब होकर मर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? युवराज की पूरी बात सुनकर यशवंत दीवान के माथे पर पसीना आ जाता है। अब युवराज उनके चेहरे पर घबराहट साफ देख सकता था। वो हकलाते हुए युवराज से कहते हैं, बेटा वो मेरा भरोसा करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। युवराज उनकी आंखों में नाराजगी के साथ देखते हुए कहता है, भरोसा? और आप पर? आप मुझसे भरोसे की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप हैं। युवराज की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मिस्टर दीवान की आंखें नम हो जाती हैं। वो रुधे गले से कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब कैसे हो गया? युवराज समझ जाता है कि उसे यहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। वो मिस्टर यशवंत दीवान से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद मिस्टर दीवान सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैंने अपने बच्चे के साथ ये क्या कर दिया? युवराज अब अपने कमरे में चला जाता है। युवराज का कमरा बहुत आलीशान था। उसके कमरे को एक से बढ़कर एक महंगी चीजों से सजाया गया था। युवराज गुस्से में वहां रखे वास को देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। काफी देर तक उसने खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन अब उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो रहा था। युवराज अब डिसाइड कर चुका था कि वो चुप रहकर हालात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जानकर ही रहेगा कि इस शहर में हो क्या रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। वो जानता था कि इस वक्त एक ही इंसान उसकी मदद कर सकती है और वो इंसान सुहानी थी। वैसे तो युवराज सुहानी को बचाने के लिए उसे इन सब से दूर रखना चाहता था, लेकिन वो समझ गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। न जाने कैसे, लेकिन सुहानी इन सब का हिस्सा बन चुकी है। युवराज अपने आप से कहता है, मुझे सुहानी से बात करनी ही होगी। ये कहकर वो अपनी कार कीज उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में युवराज सुहानी के हॉस्टल पहुँच जाता है और हॉस्टल से कुछ दूर अपनी कार रोक देता है।
तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है। उस लड़के ने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युवराज देखता है कि वो लड़का एक पत्थर पर कागज लपेटकर सुहानी के कमरे की खिड़की पर फेंकता है। युवराज समझ जाता है कि वो लड़का सुहानी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का पत्थर फेंककर तुरंत ही वहां से चला जाता है। युवराज भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर तक युवराज हॉस्टल के बाहर ही रुकता है और फिर वो सुहानी को हड़बड़ी में हॉस्टल से बाहर निकलते देखता है। युवराज को इसी की उम्मीद थी, इसीलिए वो हॉस्टल के अंदर नहीं गया था। सुहानी ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है। युवराज को अंदाजा हो जाता है कि सुहानी शायद उसी लड़के से मिलने जा रही है। युवराज को सुहानी की फिक्र थी, इसीलिए वो अपनी कार से उस ऑटो का पीछा करता है। सुहानी का पीछा करते हुए युवराज शहर से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑटो एनर्जी पार्क के सामने रुक जाता है। सुहानी ऑटो से निकलकर पार्क के अंदर चली जाती है। युवराज भी सुहानी की नजर में आए बिना उसके पीछे पार्क के अंदर जाता है। दोपहर का वक्त था, इसीलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। सुहानी पार्क में फाउंटेन के पास जाकर खड़ी रोहित का इंतजार कर रही थी। युवराज भी सुहानी से थोड़ी ही दूर एक पेड़ की आड़ में रुक जाता है। युवराज को नहीं पता था कि वो हुडी वाला लड़का रोहित है और अभी सुहानी रोहित का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद वही हुडी पहने एक लड़का सुहानी के पास आता है। वो सुहानी के सामने आकर अपने चेहरे से मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। रोहित का चेहरा देखकर युवराज चौंक जाता है और बहुत ध्यान से सुहानी और रोहित के बीच की बातें सुनने लगता है। सुहानी रोहित से कहती है, रोहित तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है कल से मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। सुहानी एक ही सांस में बहुत कुछ बोल देती है। रोहित सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, सुहानी ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अभी मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शिमला में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। यहाँ मेरी जान को खतरा है। मुझे अब अंडरग्राउंड होना होगा। सुहानी हैरानी से कहती है, क्या तुम पर हमला हुआ था? लेकिन क्यों और किसने किया? रोहित कहता है, मुझे मिस्टर यशवंत दीवान से खतरा है। रोहित की ये बात सुनकर युवराज चौंक जाता है। वो सोचता है, डेड से रोहित को क्यों खतरा है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? रोहित के इस जवाब से सुहानी भी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो कहती है, रोहित तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें यशवंत दीवान से खतरा है, लेकिन क्यों? रोहित जवाब देता है, सुहानी मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ महीनों से इंडिया के कई शहरों से लोग गायब हो रहे हैं। मैंने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे सारे लिंक्स शिमला से जुड़े हुए नजर आए। तभी मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि इन किडनैपिंग के पीछे मिस्टर यशवंत दीवान का हाथ है। सुहानी और युवराज ये सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। युवराज के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। युवराज का मन कर रहा था कि वो रोहित के पास जाकर खुद उससे सब पूछे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। सुहानी रोहित से कहती है, मिस्टर यशवंत दीवान, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है? रोहित कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ सुहानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। एक और बात, मिस्टर दीवान किडनैपिंग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही सुहानी कहती है, किसके लिए? युवराज भी यही जानना चाहता था। रोहित कहता है, पता नहीं, लेकिन कोई तो है जिससे यशवंत दीवान डर रहे हैं। एक रात में सबसे छुपकर दीवान विला के अंदर गया था। तब मैंने यशवंत दीवान को किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तो कोई है जो उन्हें नहीं छोड़ेगी। शायद उन्हें कोई धमकी दे रहा है। सुहानी हैरानी से कहती है, इतने पावरफुल इंसान को कौन धमकी दे सकता है? वो कुछ देर सोचने के बाद कहती है, वैसे रोहित, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टर दीवान ने कितने लोगों की किडनैपिंग की है?
रोहित सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, 900 से भी ज्यादा लोग। ये सुनकर सुहानी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन कोई और भी था जो सुहानी से ज्यादा हैरान था। वो युवराज था। युवराज खुद से कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था। क्या सच में लोगों के गायब होने के पीछे यशवंत दीवान का हाथ है? क्या रोहित और सुहानी मिलकर सच का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि उसके डैड बिना उसकी जानकारी के इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी अपना अगला सवाल करती है। ये सवाल पूछते हुए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वो बहुत हिम्मत करके रोहित से कहती है, क्या युवराज सर भी इसमें इन्वॉल्व है? सुहानी का ये सवाल सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो सोचता है, क्या ये लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है? रोहित जवाब देता है, मुझे नहीं पता युवराज सर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। रोहित के इस जवाब से सुहानी एक चैन की सांस लेती है। उसे खुशी थी कि कम से कम रोहित ने हाँ तो नहीं कहा था। सुहानी आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी रोहित के फोन का अलार्म बजता है। अलार्म बंद करके रोहित सुहानी से कहता है, अब मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी, मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। रोहित हाँ में अपना सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। रोहित को जाते देख युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। युवराज फोन पर किसी से कहता है, ब्लैक हुडी, ब्लू जीन्स, हाइट 5 फुट 8 इंच, फेयर कॉम्प्लेक्शन। ये लड़का अभी एनर्जी पार्क से निकल रहा है, इस पर नजर रखो। फोन से किसी आदमी की आवाज आती है, ओके सर। ये सुनकर युवराज फोन कट कर देता है। रोहित के जाने के बाद सुहानी कुछ देर के लिए पार्क में बैठ जाती है। सुहानी अकेले फाउंटेन के पास बैठे पिछले 2-3 दिनों में हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब का सामना कैसे करे। वो किसी भी तरह से युवराज को उस साय से आजाद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद अब इसमें फंसती चली जा रही थी। युवराज कुछ दूर खड़े होकर सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखे वहां बैठे कुछ सोच रही थी। तभी युवराज उसके सामने आ जाता है। किसी के आने की आहट सुनकर सुहानी अपना सर उठाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी से कहता है, आई नीड योर हेल्प। सामने युवराज को देखकर वो चौंक जाती है। युवराज अपने पूरे एटीट्यूड के साथ सुहानी के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सुहानी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। युवराज इस वक्त सुहानी से मदद तो मांग रहा था, लेकिन अभी भी सुहानी को उसके चेहरे पर वही एरोगेंस दिख रहा था। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहानी को अपनी मदद करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। सुहानी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ पाई थी, तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपना हाथ झटक कर खुद को युवराज पर चिल्लाते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपकी वजह से ही कल रात मुझे लॉकअप में गुजारनी पड़ी। कॉलेज के सभी लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। और आप यहाँ मुझसे ही मदद मांगने आए हैं, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। युवराज खामोशी से सुहानी की बातें सुन रहा था। उसकी बात पूरी हो जाने पर कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, सुहानी चिढ़ते हुए कहती है। युवराज कहता है, तुम भी जानती हो कि उस साय से किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो अब तुम हो और सिर्फ मैं हूँ जो उसे रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता है। सुहानी कहती है, युवराज सर, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और वो मेरी मदद करने के लिए काफी है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसकी जान को भी खतरा होगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने दोस्तों से मदद लेकर उनकी जान खतरे में डालना चाहोगी।
सुहानी अब सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। वो अपनी वजह से निशा और विवेक की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुहानी कुछ सोचते हुए 2-3 कदम चलती है और फिर पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। युवराज भी उस कुर्सी के दूसरे किनारे पर बैठ जाता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहता है, मैं अब उससे आजाद होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुहानी उसके चेहरे को एकटक देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज पर भरोसा करे या नहीं। कुछ देर पहले ही रोहित ने उसे यशवंत दीवान की किडनैपिंग लिंक के बारे में बताया था। सुहानी सोच रही थी कि कहीं युवराज भी तो इन सब में शामिल नहीं है। युवराज भी सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी का चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। युवराज कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे उन किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके बारे में तुम्हें रोहित ने बताया है। सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज छिपकर उसकी और रोहित की बातें सुन रहा था। सुहानी फिर से गुस्सा होकर कहती है, तो आप छिपकर मेरी और रोहित की बातें सुन रहे थे? कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? युवराज कहता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। सुहानी युवराज की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि युवराज वाकई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन सुहानी अभी इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी को खामोश बैठे देखकर युवराज को लगता है कि सुहानी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती। युवराज उठता है और वहाँ से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा पाया था, तभी सुहानी उससे कहती है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। युवराज उस स्माइल को छुपाकर पीछे सुहानी की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सुहानी की नजर अभी भी उस पर ही है, लेकिन अब उसकी आंखों में युवराज के लिए गुस्सा नहीं था। सुहानी अपने मन में कहती है, इस वक्त युवराज सर ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं निशा और विवेक को इसमें शामिल करके उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी भी सुहानी को युवराज पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प लेने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुहानी किसी भी कीमत पर युवराज को उस साय से आजाद करना चाहती थी और युवराज सुहानी और उस साय के बीच के कनेक्शन का पता लगाना चाहता था। युवराज सुहानी के पास आकर उससे कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारे सपने और उन मर्डर्स के बारे में सब कुछ। युवराज के कहने पर सुहानी उसे शुरू से सारी बातें बताना शुरू करती है। सारी बातें जानने के बाद भी युवराज को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सुहानी उन मर्डर्स को अपने सपने में कैसे देख सकती है। युवराज और सुहानी को बात करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रात होते होते ठंड भी बढ़ रही थी। सुहानी युवराज से कहती है, अब हमें चलना चाहिए। 6 बजने से पहले मुझे हॉस्टल पहुंचना है। युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ठंड से कांप रही थी। युवराज कुछ सोचकर सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने कदम पीछे ले लेता है। युवराज सुहानी से कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। युवराज इस बार जोर देकर कहता है, रात होने वाली है और इस वक्त ये शहर सेफ नहीं रहता, इसलिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। युवराज उसे घूरते हुए सोचता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। लेकिन युवराज अभी सुहानी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सुहानी की बात मान जाता है। वो दोनों चलते हुए पार्क से बाहर आते हैं। सुहानी रोड के दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए ऑटो का इंतजार करने लगती है।
युवराज उसके पास ही खड़ा था। वो सुहानी को वहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी सुहानी को वहां एक ऑटो आती हुई दिखाई देती है। उस ऑटो के पास आने पर सुहानी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है। तभी उससे पहले युवराज आगे बढ़कर ऑटो को रोक लेता है। ऑटो ड्राइवर की नजर युवराज पर जाती है और युवराज को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि युवराज दीवान, जिसके एक बार कहने पर वहाँ महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइन लग सकती है, वो रोड पर खड़े होकर ऑटो क्यों रोक रहा है। युवराज ऑटो ड्राइवर से कहता है, इन्हें सेफली सेंट थॉमस हॉस्टल ड्रॉप कर देना। ऑटो ड्राइवर सुहानी को देखता है, जो युवराज से कुछ कदम दूर खड़ी थी। युवराज अपने वॉलेट से पैसे निकालकर ऑटो ड्राइवर की तरफ बढ़ा देता है। ड्राइवर की आंखें अभी भी युवराज के चेहरे को हैरानी से देख रही थी। वो बिना कुछ कहे युवराज से पैसे ले लेता है। सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बात वो जाहिर नहीं करती। सुहानी आगे बढ़कर ऑटो के अंदर बैठने वाली थी, तभी युवराज उससे कहता है, 1 सेकेंड। युवराज के कहने पर सुहानी वहीं रुक जाती है और सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। युवराज बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक लेदर जैकेट निकालकर सुहानी को पहना देता है। वो काफी देर से नोटिस कर रहा था कि सुहानी ठंड से कांप रही है। सुहानी युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना उसे जैकेट पहना देता है और कहता है, तुम्हें लेट हो रहा है, अब जाओ। ऑटो ड्राइवर ये सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमेशा से युवराज की प्रेजेंस ही सबको खामोश करने के लिए काफी होती थी। इसके बाद सुहानी ऑटो में बैठकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज भी थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए उस ऑटो के पीछे ही शहर की तरफ चलने लगता है। शाम के 6 बजे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। हॉस्टल जाने के लिए अब वो ऑटो पुराने रोड से गुजर रही थी। पुराने रोड से गुजरते हुए सुहानी की नजर उस विशिंग वेल पर जाती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। तभी सुहानी को उस कुएं के पास सफेद कपड़े पहनी हुई वही लड़की दिखाई देती है। सुहानी उसे देखकर डर जाती है। वो अपनी पलकें झपकाकर फिर से वहां देखती है। अब वो लड़की वहां पर नहीं थी। सुहानी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ, शायद इसीलिए मेरी इमेजिनेशन बढ़ गई है। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके दाईं तरफ कोई बैठा है। सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उसे किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने आप से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो तिरछी नजरों से अपनी दाईं तरफ देखती है और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। अगले ही पल सुहानी की चीख निकल जाती है। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास बूढ़ी औरत को मारते देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था। क्या होगा आगे? क्या सुहानी भी उस लड़की का शिकार हो जाएगी या हर बार की तरह किस्मत सुहानी को बचा लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।